सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वित्त आयोग के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि वित्त आयोग क्या है, क्या कार्य करता है, इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन लोग हो सकते हैं, इसका गठन क्यों किया जाता है और वर्तमान समय में वित्त आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इस रिपोर्ट में उसने कौन कौन सी अनुशंसाएं या सिफारिश की है, इसको हम समझेंगे। ये जो टॉपिक है आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। पैसा या धन हम सबके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। एक परिवार चलाने से लेकर एक सम्मानजनक जीवन के लिए जिस तरह से पैसे की आवश्यकता होती है, उसी तरह सरकार को एक देश या राज्य चलाने के लिए भी क्या होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर किसी राज्य या जो है कि केंद्र सरकार के पास वित्त की उपलब्धता अच्छी होगी और वह सरकार क्या करेगी, अपने नागरिकों का जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो उसके लिए यह कार्य क्या होगा, आसान होगा। संविधान में भी देश को क्या किया गया है, एक परिवार के रूप में देखा गया है और इसी के कारण यह कहा गया है कि जो आय के स्रोत होंगे, चाहे राज्य के स्तर पर हो या केंद्र सरकार के स्तर पर हो, उनका बंटवारा इस रूप में किया जाए कि देश के सभी क्षेत्र, सभी वर्गों का कल्याण हो सके। अर्थात चाहे आय का स्रोत केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, दोनों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि अपने क्षेत्र का विकास या अपने दायित्वों का निर्वहन इस रूप में करें कि जिससे भारत देश का, भारत परिवार का क्या हो सके, विकास हो सके। और इसी के कारण आपको पता है कि केंद्र या फिर राज्य सरकार जो भी आय प्राप्त करती हैं, चाहे वो टैक्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वह कहां जमा होता है, संचित निधि में। अब ये जो संचित निधि में पैसा जमा हुआ है, उदाहरण के स्वरूप में हम लेते हैं कि केंद्र सरकार की एक संचित निधि है, इसमें केंद्र सरकार को जो आय प्राप्त हुआ वह रखा गया है। अब जो केंद्र सरकार है यह पैसे को क्या करता है, एकत्रित करता है, लेकिन वह राज्यों के साथ भी अपने जो है कि आय को शेयर करता है। तो संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जो वित्त का बंटवारा है यह समान रूप से किया जाना चाहिए। समान रूप से मतलब कि जो राज्य हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार केंद्र क्या करेगा, अपने हिस्से में से पैसा देगा। और यह कितना पैसा देना चाहिए, यह जिम्मेदारी दी गई है एक आयोग को, जिसको बोला जाता है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है। राजकोषीय संघवाद का मतलब है कि जो हमारा सरकार का स्ट्रक्चर है, चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो या फिर लोकल गवर्नमेंट्स हो, इनमें क्या होता है कि सबके आय के अपने स्रोत हैं। अब सोचिए, जो कि आय का जो मुख्य स्रोत है वो जाता है केंद्र सरकार के पास, उससे कम जाता है राज्य सरकारों के पास, और उससे कम आय के स्रोत किसको मिले हैं, लोकल गवर्नमेंट की बॉडी को। तो इसी में कहा गया है कि जो यह वित्त आयोग होगा वह डिसाइड करेगा कि आखिर जो आय प्राप्त हो रहा है केंद्र सरकार को, वह किस रूप में क्या करे, राज्यों के साथ शेयर करे। यह राज्यों के साथ शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि राज्यों के पास संसाधनों का या वित्त का अभाव ना हो। क्योंकि अगर केंद्र क्या करे, सभी पैसा अपने पास रख लेगा, तो राज्यों पर क्या होगा, वित्त का अभाव का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और जब राज्यों पर वित्त का अभाव या संकट उत्पन्न होगा, तो जो हमारा संघवाद का स्ट्रक्चर है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडी है, इनमें जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, यह विफल हो जाएगा और इस तरह से जो राजकोषीय संघवाद है यह भी बिखर जाएगा। इसलिए राजकोष का यूज कैसे करना है जिससे संघवाद का विकास हो सके, इसी को बोला जाता है राजकोषीय संघवाद। और यह जिम्मेदारी किसको दी गई है, यह
दी गई है आपके वित्त आयोग को। और यह जो जिम्मेदारी दी गई है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 280 अर्थात 280 अनुच्छेद में किया गया। इसका जो मुख्य दायित्व है किसका? वित्त आयोग का, वह है संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, अर्थात यह देखना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति क्या है, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त का बंटवारा हो कैसे होना चाहिए इसकी क्या करना? सिफारिश करना, राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण कर। अब हमने कहा पहले स्तर पर क्या होगा कि यह केंद्र सरकार है, इससे जाएगा राज्यों को, लेकिन किस राज्य को कितना दिया जाए इसके लिए जो सिद्धांत का निर्माण करेगा वह कौन करेगा? वह करेगा वित्त आयोग। अब यह राज्यों के बीच सिद्धांतों का निर्धारण इसलिए करना है क्योंकि हर राज्य की ना तो जनसंख्या समान है, ना भौगोलिक स्थिति समान है, ना फिर ही वहां पर जो विकास का स्तर है वह समान, इसलिए हर राज्य को अलग अलग अमाउंट की या अलग अलग मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है। और यह सब कौन डिसाइड कर रहा है? वित्त आयोग। वित्त आयोग को संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है कि वह सरकार के सभी स्तरों पर व्यापक और गहन विचार विमर्श करे और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं में तालमेल स्थापित करे जिससे वित्तीय संघवाद मजबूत हो सके। इसका मतलब क्या है कि जो वित्त आयोग होगा वह देखेगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर अन्य जो संगठन हैं उनको कितने वित्त की आवश्यकता है और कैसे उसमें तालमेल बिठाया जा सकता है। और यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? वित्त आयोग को। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले ही जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इस लाइन को समझिए, इसमें लिखा है कि संविधान के प्रारंभ होने अर्थात जब हम आजाद हुए उसके बाद संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर ही क्या करना था? राष्ट्रपति को एक वित्त आयोग की जो है कि गठन करना था। और जब हमने एक बार गठन कर लिया उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले भी राष्ट्रपति को यह जरूरी है, जब उसको लगता है कि एक वित्त आयोग का गठन करना है तो वह गठन कर सकता है। इस नियम या व्यवस्था के कारण ही सामान्यतः पिछले वित्त आयोग के गठन के तारीख से 5 वर्ष के भीतर ही अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है। जैसे कि एक वित्त आयोग का अभी जो कार्यकाल अभी बचा हुआ है, उसकी सिफारिशों का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, उससे पहले ही क्या कर लिया जाता है? दूसरे वित्त आयोग का गठन कर लिया जाता है, अर्थात 5 वर्ष की अवधि से पहले ही। ये जो वित्त आयोग है ये अर्ध न्यायिक और जो है कि एक सलाहकारी निकाय है। अर्ध न्यायिक का मतलब यह है कि यह जो अब इस अपना कार्य करता है उसमें संतुलन बनाने का कार्य करता है और वित्त के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णय लेता है और वित्त के मामले में न्याय करने का कार्य करता है, इसलिए अर्ध न्यायिक है। और यह जो सलाहकारी है इसका मतलब यह है कि इसने जो रिपोर्ट दी है उसको केंद्र सरकार मानी है, जरूरी नहीं है सलाहकारी इसके होते। पहले वित्त आयोग की नियुक्ति वर्ष 1951 में कर दी गई थी। जैसे कि हमने कहा कि संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर, तो पहले जो वित्त आयोग की नियुक्ति की गई थी 1951 में की गई थी और इसकी जो अवधि थी 1952 से लेकर 1957 की थी और इसकी अध्यक्षता की थी केसी नियोगी जी ने। दूसरे जो वित्त आयोग की नियुक्ति, अब देखिए 1957 तक इसका अवधि बचा था, लेकिन उससे पहले ही 1956 में कर दी गई थी दूसरे वित्त आयोग की नियुक्ति और इसका जो समय काल था वह था 1957 से लेकर 1962 तक का और इसकी अध्यक्षता की थी के संथानम जी ने। अब देखिए यह हमने समझ लिया कुछ बेसिक चीजों को, अब समझते हैं इनके कार्य या दायित्व। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना, यह जो वित्त आयोग है ये क्या करेगा, इसको बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करेगा कि संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए। शुद्ध प्राप्तियों का मतलब यह है कि यहां पर जो पैसा कर्ज लिया गया उसका नहीं, बल्कि जो उनके आय का स्रोत है उनको कैसे जो है कि केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाए, यह सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा। कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। और यह जो राज्यों में किस तरह बांटा जाए, पहले तो क्या हुआ कि केंद्र से लेकर राज्यों में और फिर राज्यों से कि राज्यों के बीच में किस अनुपात में बांटा जाए, यह कार्य करेगा वित्त आयोग। अनुच्छेद 275
के तहत संचित निधि से राज्यों को अनुदान या सहायता कितनी दी जाए, यह भी कौन सिफारिश करेगा? वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों व नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। इस लाइन को मैं इजी करता हूं। यह कह रहा है कि वित्त आयोग की यह भी जिम्मेदारी होगी कि जो वहां के राज्य वित्त आयोग ने अगर क्या किया हो, जो पंचायत हो या नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य संचित निधि में संवर्धन के लिए भी क्या करेगा, यह सुझाव उपाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई राज्य वित्त आयोग यह कहता है कि हमारे क्षेत्र में आने वाले पंचायतों और नगर पालिकाओं को और संसाधन दिए जाएं, तो ये संसाधन किसके द्वारा दिए जाने हैं? राज्य सरकार के द्वारा। तो यह जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग, यह कहेगा कि आखिर जो राज्य पैसा देंगे कहां से देंगे? अपनी संचित निधि से देंगे। तो केंद्र सरकार, यह जो केंद्रीय वित्त आयोग है, यह कह सकता है संघ सरकार से, केंद्र सरकार से कि आप राज्यों की जो संचित निधि है, वहां के नगर पालिकाओं, पंचायतों को अधिक वित्त की आवश्यकता है, तो कुछ ऐसा कार्य करिए जिसकी वो सिफारिश कर सकता है, जिससे राज्य की संचित निधि क्या हो, मजबूत हो, अर्थात उसमें पैसा ज्यादा आए। स्वाभाविक है, जब राज्यों की संचित निधि में पैसा ज्यादा होगा तो वह राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को लागू कर पाएंगे, नगर पालिकाएं और पंचायतें अधिक विकास कर पाएंगे। ये भी इनके जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्रपति कोई अन्य, जो ऊपर हमने बताए, अन्य कोई निर्देश दे जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में, अर्थात राष्ट्रपति ऊपर लिखी जो प्रावधान, उनके अलावा भी कोई निर्देश दे सकता है वित्त आयोग को। और वह निर्देश किससे संबंधित होने चाहिए? राष्ट्रपति को लगता है कि कोई और उपाय बताया जाए जिससे देश का जो वित्त का सिस्टम है, फाइनेंस का सिस्टम है, वो और मजबूत हो सके। तो यह भी कार्य क्या होगा? वित्त आयोग का कार्य होगा। आयोग क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और इसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के साथ एक स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है। स्पष्टीकरण ज्ञापन इसलिए रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संदर्भ में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके, अर्थात वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, इसके संदर्भ में एक स्पष्टीकरण ज्ञापन रखवाया जाएगा और यहां पर संसद को यह बताया जाएगा कि वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की थी उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई। वित्त आयोग में एक जो है कि अध्यक्ष और जो है कि 4 अन्य सदस्य होते हैं। यहां पर अध्यक्ष है, गलत लिख गया, तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, दोबारा भी नियुक्ति हो सकती है। इनके जो कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है वह ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि ध्यान दीजिएगा इनकी योग्यता और चयन विधि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। वित्त आयोग अधिनियम 1951 की धारा के अनुसार, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार जो आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे क्या हो, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त हो तथा अन्य जो 4 सदस्य हैं उनको कैसे चुना जाए उसके जो प्रावधान है निम्नलिखित है। अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए? सार्वजनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त होना चाहिए कि कैसे संसाधनों का बेहतर उपयोग करके वह जो है कि देश के फाइनेंस सिस्टम को मजबूत कर सकता है। पहला जो है कि जो सदस्य होंगे उनके चयन का आधार क्या होगा? जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, अर्थात वह सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर रहा हो या है या फिर रहा हो या फिर बनने की योग्यता रखता हो, उसको क्या किया जाएगा? सदस्य बनाया जा सकता है। किसका? उच्च न्यायालय का, यहां पर लोअर कोर्ट की बात नहीं। दूसरा जो आधार है, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा और वित्त मामलों का क्या हो? विशेष ज्ञान हो। दूसरा व्यक्ति कौन होगा? जिसे भारत के लेखा और वित्त मामलों का क्या हो? अच्छा ज्ञान हो। तीसरा व्यक्ति वह होगा जिससे देश के प्रशासन और वित्तीय मामलों की क्या हो? अच्छी पकड़ हो, अधिक जानकारी हो। चौथा जो व्यक्ति होगा उसे वह होगा जिसे अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान हो। तो इन लोगों से मिलकर बनेगा वित्त आयोग। जो 15वां वित्त आयोग था, इसके जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया था?
22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी और 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह को चुना गया अध्यक्ष। इनके अलावा जो 4 सदस्य हैं उनके नाम है अजय नारायण झा, जो है कि अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद, ये 4 सदस्य हैं। तो सदस्यों के नाम और अध्यक्ष के नाम आप याद रखिएगा। इनकी सिफारिशें जो 15वें वित्त आयोग की हैं वह वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या होंगी, मान्य होंगी। अर्थात जो नया हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होना जा रहा है इससे लेकर 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक इनकी सिफारिशें क्या होंगी, मान्य होंगी। हाल ही में 15 वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई और इसमें वित्त आयोग ने जो है कि वित्त वर्ष 2021-22 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने की सिफारिश की है। इसका मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है, जो उसकी आय है, उसमें से 41% जो पैसा वो किसके साथ, राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा। इसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और इसके अलावा एक और सिफारिश की गई थी वित्त आयोग के अलावा, कई सिफारिशें की गई हैं, लेकिन एक और मुख्य जो है कि सिफारिश है कि सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए एक अलग नॉन लैप्सेबल फंड के निर्माण की भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब क्या है कि सरकार को एक जो है कि अनुशंसा की गई थी कि वह रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए एक जो है कि नॉन लैप्सेबल, अर्थात जिसमें पैसा डाल दिया गया है तो वह लैप्स ना हो जाए कुछ समय बाद, उसको फंड के निर्माण की सिफारिश की थी और इसको भी सरकार ने मान लिया। तो 2 जो है कि सिफारिशें की गई, इन दोनों को तो मान लिया, लेकिन अभी सिफारिशों की लिस्ट काफी लंबी है। करों के वितरण के हमने क्या कहा कि कितना शेयर किया जाएगा, 41%। तो करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान जो है कि में क्या है, 42% है। अर्थात यह जो है 14वां जो वित्त आयोग था उसने कहा था कि जो केंद्र को पैसा प्राप्त हो रहा है उसमें से 42% पैसा किसके साथ शेयर किया जाए, राज्यों के साथ। वहीं 15वें वित्त आयोग ने क्या कहा है कि 41% पैसा रखा जाए, लेकिन 1% जो पैसा है वह क्या होगा, दो नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए क्या होगा, इनका समायोजन किया जाएगा। इसका मतलब आसान शब्दों में मैं कहूं तो 41% ये और 1% ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समायोजित करना है, तो ये कितना हो गया, 42%, 42%। और जो 14वां वित्त आयोग था उसने भी कहा था कि 42% पैसा शेयर होना चाहिए, तो लगभग वही अनुपात बना हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच जो करों की हिस्सेदारी होती है इसको बोला जाता है जो है कि फाइनेंस का वर्टिकल हिस्सेदारी या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या हुआ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ कि केंद्र सरकार से जो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कितना, तो यहां पर हमने कितना समझा, 41% प्लस 1% जो राज्यों के लिए, और टोटल कितना हो गया, 42%। अब इसी तरह से आपको पता है कि जब राज्यों के बीच में करों का विभाजन होगा, अर्थात जो 41% पैसा है वह किस राज्य को कितना मिलेगा, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है फाइनेंस का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किस राज्य को कितना मिलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सबको इक्वल दे दिया जाए, क्योंकि हर राज्य की आवश्यकताएं अलग हैं, जनसंख्या अलग है, क्षेत्रफल अलग है और वहां पर विकास की दशाएं भी अलग अलग हैं। इसके कारण क्या हुआ, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी के तहत डिसाइड किया जाता है किस राज्य को कितना मिलना चाहिए। तो राज्यों के बीच अर्थात जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या, किस आधार पर किस राज्य को कितना मिलना चाहिए, तो 15वें वित्त आयोग ने निम्न आधारों का क्या किया है, भारांकित किया है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले किस राज्य को कितना मिलना चाहिए उसके लिए कुछ आधार हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि 1 से लेकर 6 तक आपके सामने लिखे हुए। तो राज्यों को कितना मिलना चाहिए, उसमें पहला आधार है आय का अंतर, इसको कितना वेटेज दिया गया, 45%। दूसरा है जनसंख्या और इसको कितना दिया गया है, 15%। मैं सभी की व्याख्या करूंगा किसको कम ज्यादा क्यों, यह अभी आप बस इनका भारांश देख लिए। क्षेत्रफल को कितना दिया गया है, 15% वेटेज। उसके बाद जो जनसांख्यिकी प्रदर्शन है अर्थात जो जनसंख्या को नियंत्रण को लेकर जो प्रयास है उसको दिया गया है 12.5% वेटेज। उसके बाद जो
वन और पारिस्थितिकी अर्थात जो फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के प्रयास हैं उसको दिया गया है 10% जो है कि वेटेज, और कर और टैक्स और जो राजकोषीय स्थिति है प्रयास उसको सुधारने का जो प्रयास है उसको दिया जाता है जो है कि 2.5। तो यहां पर देखेंगे तो 100 भार क्या हो गया, 100 हो गया, स्कोर कितना हो 100। अब इन्हीं के आधार पर क्या किया जाएगा, दिए। अब देखिए होगा क्या कि कोई राज्य क्या है अगर पिछड़ा, जैसे एक एक करके मैं बताऊं, यहीं पर बता देता हूं। जैसे कोई आय का अंतर का मतलब क्या है, आय का अंतर का मतलब यह है कि कोई राज्य है तो जो भी राज्य होगा इसकी जीडीपी को हम क्या कहेंगे, जो है कि यहां पर आपने एक शब्द सुना होगा जीडीपी। अब ये जो जीडीपी है, ये जीडीपी क्या होता है कि देश का होता है। ऐसे ही एक शब्द सुना होगा एसजीडीपी, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टेट का होता है उसको जीएसडीपी बोलते हैं। तो देखिए हो सकता है कि यहां पर हम एक ग्राफ ले लेते हैं, मान लेते हैं यह एक क्षेत्र है, यह कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उत्तर भारत दक्षिण कोई। अब यहां पर कुछ राज्य हैं, अब सब राज्य हैं लेकिन सबका जो जीडीपी है वो अलग अलग है। तो जो राज्य का जीडीपी कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, उसको अधिक संसाधनों की जरूरत है, तो पिछड़े हुए जो राज्य हैं उनको अधिक दिया जाएगा, और उसके लिए उसको कितना दिया जाना चाहिए पैसा, उसके वेटेज को निर्धारित करने के लिए 45% क्या स्कोर किसके आधार पर दिया जाएगा, आय का। स्वाभाविक है जो राज्य जितना ज्यादा होगा उसको क्या होगा उतना पैसा। दूसरा है जनसंख्या। तो आपको पता है जनसंख्या ज्यादा होने का मतलब क्या है, अधिक पैसा खर्च होना उनके कल्याण के लिए। इसको दिया गया है 15% वेटेज। लेकिन इसी के साथ एक और चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उत्तर भारत के राज्य क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे। तो आपको पता है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो विरोध करते आए हैं, कहीं ये तो क्या हुआ हमारे साथ गलत हुआ, हमने जनसंख्या नियंत्रण को प्रयास किया और पैसा हमको ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, बहुत ज्यादा खर्च करके जनसंख्या को नियंत्रित किया, और एक तरफ जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, आप उनको ये पैसा दे रहे हो। तो उनको कहने के लिए कि नहीं, हम आपको क्या करेंगे, जो जनसांख्यिकी प्रदर्शन है इसका मतलब है कि जिन देशों ने अपने जन्म दर को कम किया है, मृत्यु दर को कम किया है, वहां जहां पर फर्टिलिटी रेट कम है, बच्चों का जन्म दर कम है, उन राज्यों को क्या स्कोर दिया जाता है 12.5। अर्थात जिन्होंने हेल्थ के सेक्टर में कुल जन्म दर को कम करने के क्षेत्र में अच्छा प्रयास किया है उनको क्या मिलेगा, इस रेशियो में उनको क्या किया, वेटेज दिया जाएगा। स्वाभाविक है इस अगर 12.5% में तो किसी राज्य को पूरा स्कोर मिल सकता है, किसी को कम। तीसरा है क्षेत्रफल। स्वाभाविक है क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वहां पर संसाधनों का विकास करने के लिए, वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए अधिक पैसा जरूरत होगी, तो इसको 15% दिया गया है। इसी तरह से जिस क्षेत्र में क्या है डेंस फॉरेस्ट है तो वहां का इकोसिस्टम अच्छा माना जाएगा, तो उनको 10% की वेटेज मिलेगा। ठीक इसी तरह से कर और राजकोषीय प्रयास को जो वेटेज दिया गया है 2.5। अब इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आय का अंतर है तो पूरे का पैसा 45% ना, क्या होगा 100 का एक स्कोर बनाया जाएगा। ये कितना हुआ 100, और इस स्कोर के आधार पर यह देखा जाएगा कि किस राज्य को कितना, और ये जो 100 स्कोर होगा उनका मूल्यांकन किन आधारों पर होगा, इनके वेटेज के आधार पर, इन पैरामीटर्स के आधार पर। स्वाभाविक है आय का अंतर जिस राज्य का ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसका जनसांख्यिकी प्रदर्शन अच्छा है, जहां पर डेंस फॉरेस्ट है वो अच्छा है, और जिसने टैक्सेशन के क्षेत्र में अच्छे रिफॉर्म किए उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन एक चीज देखिए कि ये जो 6 पैरामीटर हैं, कोई भी राज्य 6 पैरामीटर पे अच्छा नहीं कर सकता। कोई राज्य किसी पैरामीटर पे अच्छा करेगा, कोई राज्य किसी पैरामीटर पे अच्छा करेगा, और इससे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर वो पूरा होता है। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं। आय अंतर से तात्पर्य क्या है, राज्यों को होने वाली जो आय है वह असमान है या उसमें अंतर है। तो एक राज्य का जो जीडीपी है दूसरे राज्य के जीडीपी से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। इसलिए वित्त आयोग क्या करता है, अंतर राज्य अर्थात राज्यों के बीच में समानता बनाए रखने के लिए कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को क्या करता है, अधिक हिस्सेदारी देता है। दूसरे संदर्भों में कहें तो जिस राज्य की जीडीपी कम होती है उसको अधिक पैसा दिया जाता है। और 15 वित्त आयोग
आयोग ने इसको कितना वेटेज दिया है, 45%। दूसरा है राज्य की जनसंख्या, जनसंख्या अधिक होगी, अधिक वित्त की आवश्यकता होगी, और इसके लिए कितना वेटेज दिया गया है, 15%। ठीक इसी तरह हमने क्षेत्रफल को बताया और क्षेत्रफल को हमने समझा ही दिया है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन में क्या किया जाता है, यह देखा जाता है कि जो राज्य हैं उनका टीएफआर कितना नियंत्रित है। स्वाभाविक है जिन राज्यों ने टीएफआर को कम करने के लिए अच्छा प्रयास किया होगा उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और इसी के कारण यह आधार रखा गया है। और इसके लिए जो टीएफआर के आंकड़े देखेंगे वो किसके, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देखे जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमने वन और पारिस्थितिकी को समझाया। कर संग्रहण और राजकोषीय स्थिति के प्रयास में जिन राज्यों ने अच्छा किया है उनको क्या किया जाता है, बूस्ट करने के लिए या फिर उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, उनको अधिक पैसा दिया जाता है। अभी तक हमने यह समझा कि जो वित्त आयोग है उसने किन किन आधारों को अपनाते हुए किस राज्य को कितना पैसा मिलना है यह डिसाइड करने के लिए किन किन आधारों का प्रयोग किया। इसके अलावा वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान की संकल्पना का भी प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत उन राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिया जाएगा जो अपने राजकोषीय जरूरतों को स्वयं के कर, गैर कर राजस्व और संघ से उनको प्राप्त होने वाले कर राजस्व से भी पूरा नहीं कर पाए। इसको आसान शब्दों में समझिए। इसका मतलब यह है कि हर राज्य का अपना कुछ राजकोषीय जरूरतें हैं, दायित्व हैं, उनको पूरा करने के लिए राज्य के जो संसाधन है, जो उसको आय प्राप्त हो रहा है उससे भी नहीं कर पा रहा है, गैर कर राजस्व है उससे भी नहीं कर पा रहा है, और संघ सरकार के द्वारा जो उसको आवंटित किया गया है पैसा केंद्र के हिस्से से उससे भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाएगा, वित्त आयोग ने कहा है कि ऐसे राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिया जाएगा, और यह अनुदान कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 3 ट्रिलियन रुपए का राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। अर्थात 2026 तक केंद्र सरकार क्या कर सकता है, लगभग 3 ट्रिलियन रुपए, डॉलर नहीं रुपए तक क्या कर सकता है, राजस्व घाटा अनुदान दे सकता है। वर्ष 2022 में ऐसे राज्यों की संख्या होगी 17, और 2026 तक ऐसे राज्य जो कि इस प्रकार का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं उन राज्यों की संख्या होगी 6। राज्यों को अधिक वित्त उपलब्ध करवाने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान की भी सिफारिश की गई है। यह तो कौन सी कंडीशन हुई, जब राज्य क्या करें, अनुदान की मांग करें, किससे, केंद्र सरकार से, और यह कहें कि हम जो कमाते हैं उससे हमारा पूरा नहीं हो पा रहा, तो केंद्र सरकार कहे कि ठीक है हम आपको क्या करते हैं, राजस्व घाटा अनुदान देते हैं। दूसरा, जो राज्यों का प्रदर्शन है उसके आधार पर भी केंद्र सरकार अनुदान दे सकती है। यह जो अनुदान होंगे वह तभी दिए जाएंगे जब निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में राज्यों का जो प्रदर्शन है अच्छा रहो। जो राज्य अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको अधिक पैसा मिलेगा। पहला विषय या आधार या क्षेत्र जिसमें राज्यों को अच्छा करना है वह है सामाजिक क्षेत्र। अर्थात जिस राज्य ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए होंगे उसको अधिक पैसा मिलेगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सामाजिक क्षेत्र में अच्छा रहा। दूसरा क्षेत्र है या आधार है जिसमें राज्यों को अच्छा करके अपने परफॉर्मेंस के आधार पर पैसा ले सकते हैं, वह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अर्थात अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सड़कों, कृषि का विकास करने के लिए किसी राज्य ने बेहतर प्रयास किया है तो उसको जो है कि अनुदान मिलेगा। तीसरा जो आधार है वह है कि बिजली आपूर्ति, और आपूर्ति के साथ साथ जो बिजली क्षेत्र है उसमें विकास अच्छा हुआ हो। और चौथा आधार है कि किसी राज्य ने शासन और प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छे प्रयास किए हों तो केंद्र सरकार उनको अनुदान दे सकता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किया गया कुल जो हस्तांतरण है वह क्या है, कर वितरण और अनुदान को अगर मिला दिया जाए तो क्या है, केंद्र सरकार की अनुमानित सकल राजस्व प्राप्ति का लगभग 34%। यहां शब्द ध्यान दीजिएगा, सकल राजस्व प्राप्ति, अर्थात जो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है टोटल पैसा, उसमें से जो
कर के वितरण अर्थात जो हमने बताया कि लगभग 41% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो अनुदान दिया जाएगा यह दोनों मिलाकर 15वें वित्त आयोग के अनुसार यह है कि राज्यों को आय के साथ साथ जितने भी उनको राजस्व प्राप्ति है उसका कितना होगा, यह 34%। और इससे क्या हो रहा है यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इतना देने के बाद भी केंद्र सरकार के पास पर्याप्त पैसा होगा अपनी आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं या दायित्वों के निर्वहन करने के लिए। वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों और नए शहरों के इंक्यूबेशन हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान की सिफारिश की। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो प्रदर्शन आधारित अनुदान है किसके लिए, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के लिए, उन्हीं के लिए की गई है जिनकी आबादी क्या है 10 लाख से कम है। और इनके लिए क्या होगा, जो अनुदान दिया जाएगा वह अनुदान केंद्र सरकार दे सकता है, लेकिन अनुदान जरूरी नहीं है, ये केंद्र सरकार जब चाहे दे सकता है। अगर किसी राज्य में जो नगर पालिका हैं या जो पंचायत क्षेत्र हैं इनकी जनसंख्या अगर 10 लाख से अधिक है तो ऐसे शहरों को भी अनुदान मिल सकता है और 100% अनुदान मिल सकता है, अर्थात जो भी पैसा उनको दिया जाएगा टोटल अनुदान के रूप में होगा, रिटर्न नहीं करना होगा। लेकिन उनका जो आधार होगा वह होगा मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड के माध्यम से, अर्थात जिन मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड का मतलब है कि जो राज्य जो शहर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रदर्शन को बूस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, यह जो अनुदान दिया जाएगा। पहला जो आधार था वह 10 लाख से कम वालों के लिए जो है कि नगर पालिकाओं के लिए था, यहां पर क्या है 10 लाख से अधिक। इसके मापदंड के रूप में आखिर ये जो आपका मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड है इसमें किन आधारों का परीक्षण किया जाएगा, तो इसमें परीक्षण किया जाएगा कि आखिर जो 10 मिलियन या उससे अधिक वाले शहर हैं उन्होंने वायु गुणवत्ता में सुधार के कितने प्रयास किए हैं, शहरी पेयजल आपूर्ति को कितना बेहतर किया है, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को कितना बेहतर किया है। इन आधारों पर क्या किया जाएगा, उसको अनुदान दिया जाएगा। राजकोषीय घाटा कितना रहना चाहिए, इसके संदर्भ में 15वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के विषय में अनुशंसा की है कि उसका केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% से वर्ष 2025-26 में 4% तक करना है। अर्थात जो वित्त आयोग है इसने कहा है कि केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है 2022 में ये 6.8% रह सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को वर्ष 2025-26 में कितना करना है, इसको किस स्तर तक लाना है, 4% के स्तर पर लाना है। राज्यों का राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए, इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2021-22 में उनकी जीडीपी का 4%, अगले वर्ष अर्थात 2022-23 में 3.5% और उसके बाद अगले 3 वर्ष में क्या होना चाहिए, यह 3% आ जाना चाहिए। 3% का मतलब है कि राज्य की जीडीपी का 3% राजकोषीय घाटा हो सकता है। वित्त आयोग ने राज्यों के उधार सीमा के संदर्भ में भी अपनी राय दी है। आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उधार सीमा के अधीन कार्य करती, अर्थात वो कितना उधार ले सकती हैं इसके संदर्भ में केंद्र सरकार क्या करता है, निर्धारित करता है। तो उधार सीमा वर्ष 2021-22 में राज्यों के जीडीपी का 4%, अगले वर्ष अर्थात जो है कि 22-23 में कितना होगा, 3.5%, और उसके बाद अगले 3 वर्ष में इनको कितना रखना है उधार सीमा, अपनी जीडीपी का 3%। आयोग ने इस उधार सीमा के अलावा जो राज्यों का जीडीपी है यह इससे 0.5% अधिक उधार ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है जब राज्य क्या करें, वही राज्य ले सकता है जब राज्य ने ऊर्जा क्षेत्र के सुधार के सभी मानदंडों को पूरा कर दिया। क्योंकि जो डिस्कॉम का क्षेत्र है, जो बिजली का क्षेत्र है, हर राज्यों में क्या है, इसको लेकर एक लापरवाही देखी जाती है, कम ध्यान दिया जाता है। तो कहा क्या है कि अगर आपको अधिक उधार लेना है, यह जो यहां पर अनुशंसा की गई है, तो आप क्या करो
अपने जो बिजली क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, उसका अच्छा विकास करो तो आप 0.5% अधिक उधार ले सकते हो। वित्त आयोग ने स्वास्थ्य, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए भी कई सिफारिशें की हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, वित्त आयोग ने कहा है कि 2022 तक राज्यों को अपने स्वास्थ्य व्यय को 8% से अधिक बढ़ाना होगा, अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक खर्च करने की सिफारिश वित्त आयोग ने की। ठीक इसी तरह चिकित्सकों की उपलब्धता में अंतर है, और यह जो अंतर है ये क्या है, अंतरराज्यीय असमानता को दिखाता है। किसी राज्य में जो चिकित्सकों की उपलब्धता है वो ज्यादा है, किसी में कम है। तो इस असमानता को कम करने के लिए वित्त आयोग ने कहा है कि एक अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना चाहिए, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2A के तहत परिकल्पित भी है। तो इसको गठन करने की भी बात वित्त आयोग ने कही। वित्त आयोग ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत की लोक लेखा निधि के अंतर्गत एक गैर व्यक्तिगत अर्थात नॉन लैप्सेबल निधि तथा राज्यों और आंतरिक सुरक्षा के हेतु एक आधुनिकीकरण कोष MFDIS का भी गठन कर सकती है। और इसको, जैसा कि हमने सबसे ऊपर आपको बताया था, इसको जो है कि क्या है, सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर समन निधियों के निर्माण की भी बात कही गई है, और इस फंड का उपयोग स्थानीय स्तर वाले समुदाय आधारित कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए जो जोखिम को कम करते हों और पर्यावरण अनुकूल आवासों और आजीविका को बढ़ावा देते हों। तो क्या किया जाएगा, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप क्या किया जाएगा, एक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर समन निधि के निर्माण की बात की गई है, और इनका उपयोग यहां पर किया जा सकता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि वित्त आयोग ने कौन कौन सी अपनी अनुशंसाएं दी हैं। ये जितनी अनुशंसाएं हैं आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इनको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कोई और अपडेट आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।